नमस्कार। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की किताब संचयन का पहला अध्याय हरिहर काका अच्छे से समझने वाले हैं। ये कहानी न सिर्फ आपकी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि हमें रिश्तों और समाज की एक ऐसी सच्चाई दिखाती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत ही देखिए, कितनी पावरफुल लाइन से होती है। ये जो लाइन है ना, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो, ये हमें पहले ही सीन में हरिहर काका की हालत बता देती है। मतलब वो कितने अकेले और बेबस हैं। सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई चाहकर भी मदद के लिए आवाज नहीं लगा सकता। बस यही खामोश दर्द है हरिहर काका का, जिसे हम इस कहानी में महसूस करेंगे। अच्छा, तो इस कहानी को और इसके जो जरूरी मैसेज हैं उन्हें एग्जाम के हिसाब से अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे इन 5 हिस्सों में देखेंगे। हम एक एक करके हर पार्ट को समझेंगे ताकि पूरी कहानी आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर हरिहर काका से। वो कौन है और उनके जीवन में ऐसी कौन सी 2 बड़ी ताकतें हैं, एक उनका परिवार और दूसरा गांव का ठाकुरबाड़ी, जो उनकी पूरी कहानी को कंट्रोल करती हैं। तो हरिहर काका 4 भाइयों में से एक हैं और एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं है और ये बात कहानी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी है वो है उनकी 15 बीघा उपजाऊ जमीन। यही जमीन है जो उनके लिए सम्मान भी लाती है और बाद में सबसे बड़ी मुसीबत भी बन जाती है। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये एक स्लाइड पूरी कहानी का संघर्ष बता देती है। एक तरफ है उनके सगे भाई, मतलब खून का रिश्ता, और दूसरी तरफ है धर्म के ठेकेदार महंत जी। लेकिन देखिए, दोनों की नजर एक ही चीज पर है, हरिहर काका की वो 15 बीघा जमीन। बस यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लालच की लड़ाई आखिर शुरू कैसे होती है। और इसकी शुरुआत होती है उनके अपने ही घर से, अपने ही परिवार से। कहानी में पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब हरिहर काका बीमार होते हैं और घर वाले उन्हें अच्छा खाना देने की बजाय रूखा सूखा बचा हुआ खाना दे देते हैं। ये सिर्फ खाने की बात नहीं थी, ये सीधे सीधे उनके आत्मसम्मान पर चोट थी। और जब वो गुस्से में थाली फेंकते हैं तो वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो उस बेइज्जती के खिलाफ एक आवाज थी। और इसी एक घटना ने बाहर वालों को घर के मामले में घुसने का मौका दे दी। और जैसे ही घर में ये झगड़ा होता है, महंत जी को अपना मौका मिल जाता है। वो तुरंत हरिहर काका के गुस्से को भुनाते हैं, उन्हें बड़े प्यार से मंदिर ले जाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, खूब मान सम्मान देते हैं। मकसद एकदम साफ था, धर्म और मोक्ष का लालच देकर किसी तरह काका की जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम करवाना। ये स्लाइड तो परिवार के दोगलेपन को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, जैसे ही उन्हें लगा कि जमीन हाथ से निकल सकती है, तो जो परिवार कल तक रूखा सूखा खाना दे रहा था, वो आज उन्हें सिर आंखों पर बिठा रहा है। उनकी सेवा में 5-5 औरतें लगा दी। तो क्या ये सच में प्यार था या सिर्फ जमीन का लालच? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। अब कहानी अपने सबसे डार्क और वायलेंट मोड़ पर आती है। एक ऐसा पॉइंट जहां हरिहर काका को उन दोनों जगहों से धोखा मिलता है जिन पर वो शायद भरोसा कर सकते थे। पहला धोखा धर्म के नाम पर। जब महंत को लगा कि हरिहर काका बातों से नहीं मानेंगे, तो उसने अपना वो पवित्र चोला उतार फेंका। उन्होंने काका को किडनैप किया और जबरदस्ती उनकी जमीन के कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लगवा लिए। मतलब जो धर्म रक्षा के लिए होता है, वही यहाँ भक्षक बन गए। जब भाइयों को ये बात पता चली तो वो पुलिस लेकर ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। सोचकर देखिए वो सीन, जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर हरिहर काका हाथ पैर बंधे हुए और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ मिले। पहली नजर में तो ऐसा ही लगा कि भाई उन्हें बचाने आए हैं, है ना? लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग ट्विस्ट तो अब आता है। जिन भाइयों ने अभी अभी उन्हें महंत से बचाया था, अब वही भाई उनकी जमीन के लिए उन पर हमला कर देते हैं। बिल्कुल वैसी ही क्रूरता जैसा महंत ने किया था। यहाँ ये बात एकदम साफ हो जाती है कि हरिहर काका के लिए न परिवार अपना था, न धर्म। दोनों ही लालच में अंधे हो चुके थे। इन भयानक हादसों के बाद हरिहर काका की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई और इसका जो नतीजा हुआ वो बहुत ही दुखद था। इन दोहरे धोखों ने हरिहर काका को अंदर से तोड़ तो दिया, लेकिन उन्हें एक कड़वी सच्चाई भी सिखा दी। उन्हें ये ज्ञान हो गया कि लोग उनकी इज्जत नहीं करते, उनकी 15 बीघा जमीन की इज्जत करते हैं। और तब उन्होंने एक पक्का फैसला किया
कि जीते जी वो अपनी जायदाद किसी को नहीं देंगे। यही उनकी सुरक्षा का आखिरी कवच था। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि हरिहर काका ने बोलना ही बंद कर दिया। वो एकदम खामोश हो गए। अब वो पुलिस की प्रोटेक्शन में एक कैदी की तरह जी रहे थे और उनके चारों तरफ लालची लोग बस उनके मरने का इंतजार कर रहे थे। तो ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। वो कौन से मेन पॉइंट्स या थीम हैं जो आपको एग्जाम में लिखने के लिए पता ही होने चाहिए। ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं, ध्यान से समझिए। पहला, लालच कैसे खून के रिश्तों को भी खत्म कर देता है। दूसरा, धर्म की आड़ में कैसा पाखंड और भ्रष्टाचार छिपा होता है। तीसरा, समाज में बुजुर्ग और बेसहारा लोगों की क्या हालत है। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, कि अपनी इज्जत और सुरक्षा के लिए पैसों का यानी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना कितना जरूरी है। और हाँ, हरिहर काका के कैरेक्टर में जो बदलाव आया उसे मत भूलिएगा। कैसे एक भोला भाला किसान हालातों की वजह से एक चतुर और ज्ञानी इंसान बन गया। तो ये था हरिहर काका का पूरा विश्लेषण। अब मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूँ, इस पर सोचिएगा जरूर। क्या आपको लगता है कि अगर हरिहर काका अपनी जमीन किसी को भी दे देते तो उनकी जिंदगी बेहतर होती? ये सवाल ही इस कहानी के गहरे और शक्तिशाली मैसेज को सामने लाता है। धन्यवाद।